संक्षेप में थोड़ा मैं बताऊं कि पहले भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी वक्तव्य आप लोगों को इस पर दिया जा चुका है कि हरेला क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। और हमारे महान विद्वान जो हैं यहाँ पर मुखर्जी साहब ने तो इसको बिल्कुल एकदम पूरा हम लोगों को एकदम स्पष्ट कर दिया कि हरेला त्यौहार है क्या और इसकी महत्ता है क्या। और इस पंच तत्व को उन्होंने ले करके पूरा पर्यावरण संरक्षण और हरेला को जो है समन्वय किया है, वो बहुत लाजवाब था। हरेला का जहां तक मैं अर्थ समझता हूं, ये हरा ग्रीन डे हम इसको कह सकते हैं। ये डे ऑफ ग्रीन, मैंने नेट पर जैसा देखा था, ये डे ऑफ ग्रीन लिखा हुआ था उसमें। बहुत अच्छी बात है। ग्रीन, हरा कलर, हरा रंग शांति का रंग होता है। शांति समाज में आए, शांति आए। कब शांति आएगी? तभी आएगी जो 5 तत्व की बात कही गई। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसमें भी बंकिम चटर्जी जी ने अपना आनंद मठ में लिखा है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। उसी की कामना की जा रही, उसी का मेरा मतलब है कि हरेला जो है सुजलाम, ये जो है इसी पर बेस्ड है। सुजलाम, नदियों का जो पानी है हमारा स्वच्छ रहे, हे माँ तेरी नदियों का पानी स्वच्छ हो। सुजलाम सुफलाम, जो फल अच्छे फल लगे हो, पेड़ वृक्ष हो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मलय मध्यांचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी जो मंद मंद हवा है, शुद्ध हवा हमको मिले। सस्य श्यामलाम, जो हमारे खेत हैं वो कैसे हो, काले हरे घने हरे भरे रहे, यही कामना की गई है। तो और फिर 5 तत्वों की बात अभी कही गई है, उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। और जहाँ तक पेड़ पौधों का, अब अभी हरियाली है तो इसका मतलब है कि हम पेड़ पौधों के ऊपर हमारा, अभी कहा गया चाहे धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो या हमारा जो है पेशा वैज्ञानिक हो, ठीक है ना। ये जितने भी हमारे पर्व और त्योहार में अंतर बताया था ना, पर्व और त्योहार जितने भी हैं ये तीनों इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं। खासकर हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि पेड़ों को पूजने वाली संस्कृति है हम लोगों की। तो कई पेड़ पूजे जाते हैं, उनके पीछे केवल सांस्कृतिक, या हम ये ना कह दें कि धार्मिक आधार है। धार्मिक आधार तो वो तो एक धार्मिक आधार फिर एक कल्चरल आधार बन जाता है, बाद में सांस्कृतिक आधार बन जाता है। धीरे धीरे उसको एक समाज अपनाने लग जाता है, उसको धीरे धीरे करके, तो वो फिर सांस्कृतिक आधार हो जाता है, वो संस्कृति के रूप में लोग अपनाने लग जाते हैं, वो हमारा परंपराओं के रूप में जो बताया है, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे मैं 2 छोटे से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पीपल का पेड़ है, हम उसको पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं पवित्र? क्यों मानते हैं? जो हमारे शास्त्रों में या हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है वो यही है कि उसके नीचे विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ शनिश्चर को वास करते हैं, रहते हैं। और दूसरा शनि महाराज का वो स्थान है पीपल, इसलिए वहाँ जाते हैं लोग, शनिवार को जल चढ़ाते हैं, हम लोग वो करते हैं। ये तो धार्मिक आधार हो गया हमारा जरूर, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार भी बहुत बड़ा है। बहुत कम लोगों को मालूम, आप वैसे तो बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत कुछ लोगों को हो सकता है मालूम न भी हो। पीपल एक ऐसा पौधा है जो अभी वायु की बात की गई, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन, हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारी लाइफ चलाता है। पीपल ही एक ऐसा पौधा है, इसके अलावा भी और पौधे हैं, लेकिन पीपल एक ऐसा पौधा है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, दिन में भी रात में भी। आमतौर पर मुख्यतया ज्यादातर पौधे केवल दिन में प्रकाश की रोशनी में ही ऑक्सीजन देते हैं, पीपल रात में भी ऑक्सीजन देता है। यह उसका गुण है। देखिए अब कहाँ से कहाँ जुड़ गई है बातें। धार्मिक को मैं यही जो मेरे को बताया गया है कि भाई आप वैज्ञानिक तथ्य इनका बताइए इन चीजों का। पलाश है, पलाश का पौधा, उसको कोई भी कह देते हैं, हम लोग पौधन भी कह देते हैं।
उसको भी हम धार्मिक मानते हैं, वो भी उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हुए इस लकड़ी से खाना नहीं बनाना है, लेकिन सौदा में उसको प्रयोग में लाया जाता है पलाश के पौधे। क्यों? क्योंकि उससे ऐसी फ्यूम्स निकलती है जिससे कि जो जीवाणु है, मान लिया 100 है तो उसको कोई बीमारी से मरा होगा तो उससे जो है जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका जो धार्मिक महर्षि वाल्मीकि ने जो है जो अपनी रामायण लिखी थी वो पलाश के पेड़ के नीचे बैठ के लिखी थी। और दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि उस समय तो जो बहुत पहले की बात थी, उसमें पेपर तो होता नहीं था, तो उसी की छाल पर जो है वो लिखा जाता था। तो पलाश के छाल पर भी वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी थी, उसकी छाल भी निकलती है। जैसे भोजपत्री, मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे हैं इनका बहुत महत्व है। और अब रही बात हरेला, हम हरेले पर भी थोड़ा सा जो जैसे हम पेड़ पौधे की मैंने बताया कि भाई इनका क्या महत्व है, धार्मिक आधार और वैज्ञानिक आधार क्या है पेड़ पौधों का। ये तो एक दो मैंने छोटे से उदाहरण दिए। क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि पत्ती और उसके तने से निकलता है ना, शूट किससे निकलती है? तने से निकलती है ना। नॉर्मली ये ब्रांच जो है तने से निकलती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एडवेंटिशियस मतलब अलग, जैसे जड़ से अगर निकल जाए, पत्ती पर से निकल जाए, तना जो है पत्ती पर से निकल जाए ब्रांच, उसको एडवेंटिशियस कहेंगे। और जगह से, कहीं और जगह से वो निकल के आ जाए तो उसको हम एडवेंटिशियस कह देंगे। एसेप्टिक इन्वायरमेंट वही बात है, एक एसेप्टिक इन्वायरमेंट जिसमें कि आप जीवाणु कीटाणु रहित हो, कोई दूषित न हो, स्वच्छ वातावरण, उसको हम एसेप्टिक इन्वायरमेंट कहेंगे। कैलस क्या होता है कि जैसे मैंने बताया अभी कोशिका, वो कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जब कोई वो उसको हमने कल्चर कर रहे हैं, उसको हम मीडियम में दे रहे हैं और उसको हम ऐसा वातावरण दे रहे हैं तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो कोशिकाएं बहुत तेज रफ्तार से विभाजित होती है। जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर में भी क्या होती है, कोशिकाएं बहुत जल्दी हो जाती है, वैसी प्लांट में भी हो जाती है, तो उसको हम कैलस कह देते हैं। क्लोन का मतलब है कि एक सिंगल इंडिविजुअल से अगर जो पॉपुलेशन बनती है उसको हम क्लोन कहेंगे। सिंगल इंडिविजुअल से जब दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं एक उसको बनाता है, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर ऐसी पॉपुलेशन हो जिससे कि एक ही, क्योंकि ये एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि इंडिविजुअल एक ही प्लांट से हमने टिश्यू ले रखा है, हमको कहीं दूसरे प्लांट से लेने की जरूरत नहीं है, उसी से हम सीधे पौधे बना रहे हैं, उसको हम क्लोन कहेंगे। वो प्योर होगा, जैसा उसका जिससे लिया है हमने वैसा ही पौधा बनेगा, वो एकदम ट्रू टू टाइप जिसको कहा जाता है। तो वैसे एक्स प्लांट का मतलब है जो टिश्यू हम ले रहे हैं छोटा सा, वो जो उसमें डालने के लिए बीज के तौर पर जिसको ले रहे हैं उसको हम एक्स प्लांट कहेंगे। इन विट्रो मीन्स होता है ग्लास, जैसे जो होता है इन विट्रो इन विवो कह देते हैं, ये आम भाषा में भी है। इन विट्रो का मतलब है कि आउटसाइड, बाहर। इन ग्लास ऐसे तो लिटरल मीनिंग तो उसका इन ग्लास है, लेकिन आउटसाइड बाहर, हम क्योंकि हम ले रहे हैं उसके पौधे निकाल रहे हैं और उसको कल्चर कर रहे हैं मीडियम के ऊपर और वहां पौधे बना रहे हैं, तो इसको इन विट्रो कहा जाएगा इस कंडीशन को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यू होती है जो कि पेड़ प्लांट बॉडी में दो प्रकार की टिश्यू होती है, एक परमानेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? जिनसे कि ग्रोथ होती पौधों में होती है, वो सेल विभाजन में रहती है, विभाजित होते रहती है वो सेलें, उनको हम बोल देते हैं कोशिकाएं, वो उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो विभाजित नहीं होते उनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। प्लांटलेट्स, और वहां सीड से क्या बनता है? सीडलिंग हम कहते हैं ना, सीडलिंग बनती है सीड से, यहाँ प्लांटलेट्स कह देते हैं। क्योंकि हम पहले हम क्या करते हैं, पत्ती से, मानिए हमने पत्ती टिश्यू डाला, पत्ती, उस पत्ती से मैंने कहा कि एडवेंटिशियस शूट्स बना दी हमने बहुत से। आगे मैं एक चित्र भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे बनते हैं। ये किया जाता है लेमिनार फ्लो के अंदर। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है क्लोन फॉर्मेशन। अब बताया था मैंने क्लोन जैसे आगे बताते हैं सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल टिश्यू, क्योंकि हमने एक ही हिस्से तो ले रखा है टिश्यू, तो वो जो है सिंगल है हमारा, इसलिए उसको हम क्लोन बोल रहे हैं। तो एक क्लोन किसका बनेगा? शूट क्लोन बनेंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमको? अब उसमें हमको वहां टेम्परेचर, लाइट, दो चीजें मेंटेन करनी है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कमरे का टेम्परेचर का मेंटेन करना होगा। लाइट 1000 लक्स की लाइट, क्योंकि ये ऑर्डिनरी जो लाइट यही है, ट्यूब लाइट लगाई जाती है, ये करीब 1000 लक्स की जो है लाइट हमको देनी होती है उसको। वो भी 16 घंटा लगातार, फॉलोड बाय 8 आवर्स डार्क। 8 घंटे का डार्क होगा और घड़ी जैसा घूमते रहता है, वो ऑटोमेटिकली कट कर लेता है 16 घंटे के बाद। 8 घंटा अंधेरा रहता है, फिर 8 घंटे के बाद वो फिर ऑन कर देता है लाइट को।
तो वो टाइमर उसके अंदर लगे रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। ये देखिए, ये सूट क्लोन बने, आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि जो ये कोनिकल फ्लास्क है ये, उसके अंदर जो है ये देखिए सूट क्लोन कितने, एक छोटा सा पत्ती का टुकड़ा डाला है, उससे आप देखिए कि तो हजारों इसके अंदर जो है सूटलेट्स बन गई है। इसके अंदर कितनी सूटलेट्स बन गई। अब इन सूटलेट्स को हम लोग अलग अलग सेपरेट करते हैं और इसको रूट मीडियम में डालते हैं। रूट मीडियम का मतलब होता है, सूट के लिए तो हम लोग हार्मोन उसी प्रकार के यूज किए थे, अब रूट के लिए हम दूसरे प्रकार के हार्मोन यूज करेंगे, जैसे कि आईए है, आईबीए है, ऑक्सिन्स जिनको कहा जाता है, आईए, आईबीए, आईए, ये हार्मोन अगर उस मीडियम में डालते हैं तो इसमें रूटिंग हो जाती है। इसको हम जैसे थोड़ा ऐसे सेपरेट देखिए, एक इंडिविजुअल सूट को सेपरेट करिए, इस मीडियम, अब हम रूट मीडियम में डालेंगे तो इसमें रूटिंग हो जाएगी। ये आपके प्लांट तैयार हो गया। स्टेज 4 तक का काम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेज 5। स्टेज 5 में हार्डनिंग। अब होता क्या है, हार्डनिंग आप सोचोगे यार हार्डनिंग में क्या हो गया, तो प्लांट बन गया, जैसे ले जाकर सीधे इसको जो है फील्ड में ट्रांसफर कर दिया। नो, एकदम फील्ड में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो इतने उसमें जिसकी जो है लालना और पालना इतने उसमें हुई है, इसमें कंट्रोल कंडीशन में लाइट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जिसको वो एकदम फील्ड में ले जाएंगे तो मर जाएगा, ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। तो इसलिए जो है इसकी हार्डनिंग करनी होती है, जिसको हम एक्लेमेटाइजेशन भी कहते हैं। हार्डनिंग के लिए क्या होता है, ग्लास हाउस के अंदर हमको हाई ह्यूमिडिटी 90 to 95 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर, और उसमें क्या दूसरा क्या टेम्परेचर वही जो हमने उसका करा था पहले शुरू में, टेम्परेचर वही रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर धीरे एक हफ्ते के बाद हम थोड़ा सा 5% जो है ह्यूमिडिटी को घटा देंगे, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे, देखेंगे कि बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है, उस हिसाब से धीरे धीरे करके उसको लाएंगे। और फिर एक दिन जब उसकी पूरी हार्डनिंग हो जाएगी, पौधा पूरा हार्डन हो जाएगा, तब हम इसको जो है फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम ट्यूब से लाके सीधे फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये मर जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, प्लांट पूरा मर जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है? अगर कहीं कोई क्वेश्चन किसी का होगा मेरे से बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है एडवांटेज। अब देखिए आपने कहा भी ये भी हाईटेक घरेला है, तो देखिए वातावरण को शुद्ध रखना है। पौधे ही मात्र ऐसी चीजें हैं जो कि वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। आप अभी पौधों के बारे में इम्पोर्टेंस, चाहे वो धार्मिक है, पारंपरिक है, या हमारा वैज्ञानिक बेस है उसका, तो जो भी है पौधे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहाँ ये टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, इसका जो फायदे है, इसके एडवांटेज क्या क्या है। पहले तो हम ये है कि जो जितने भी जैसे फ्रूट प्लांट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स जैसे फ्रूट प्लांट्स हैं, या आपके फ्लावर प्लांट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, तो इनको जो है इनका हम मास मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत कम समय में इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये टेक्निक है। वैसी मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर भी बात करें। मेडिसिनल प्लांट्स का जाते हैं खेत में, वो ये करते रहते हैं, नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट वो मिलते रहते हैं पौधों को, और पौधे खूब हेल्दी होते रहते हैं। तो वही यूरिया है, यूरिया भी नाइट्रेट में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं, वो यूरिया को ऐसा चीज है, यूरिया का फॉर्मूला कुछ भी। और वही यूरिया जो है अमोनिया में ही, यूरिया के बाद अमोनिया बनता है, उसमें भी अमोनिया ही होती है। जो आप कह रहे हैं कि जैसे ऑर्गेनिक फूड है, ये ऑर्गेनिक वाला जो है खाद है, तो उसमें भी अमोनिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर है, जैसे एलोपैथी और होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक वाला हिसाब है सब। आयुर्वेदिक में क्या है, इसमें फायदा इसीलिए ज़्यादा वो है कि एलोपैथी में क्या है, एलोपैथी में एक केमिकल, सिंगल केमिकल पर चलते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए। फीवर के लिए एक जिला विश्वविद्यालय के भी संरक्षक मुखिया प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट जी, और इसके जो आयोजक जिनके द्वारा किया जा रहा है, ये जो संयोजक हैं डॉक्टर प्रीति टमटा, प्रीति आर्या, सह संयोजक डॉक्टर बलवंत कुमार जी, हमारे जो हरेला पीठ के निदेशक भी हैं, हमारे जो आज के बीज वक्ता, कीनोट स्पीकर, हमारे मार्गदर्शक, समय समय पर हमें रास्ता दिखलाने वाले हमारे प्रोफेसर
देव सिंह पोखरिया जी और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PS नेगी जी, आज के संयोजक इस कार्य को संचालित करने वाले हमारी डॉक्टर गीता कोलिया मैडम और हमारे डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, बाकी सभी सभागार में उपस्थित मेरे कनिष्ठ प्राध्यापक, मैं आप सबसे श्रेष्ठ हो गई और इसके साथ ही मेरे जो शोध जितने भी शोध छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं और प्यारे विद्यार्थी, और विशेष रूप से हमारे जो मीडिया प्रभारी मेरे भी शिष्य हैं जो ललित जोशी जी, मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और इसके साथ ही इस संगोष्ठी के आयोजकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करने का अवसर दिया। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम हरेला की बात कर रहे हैं, हरेला पर्व जो है वो हमारा एक महान पर्व है और ये तब से और भी ज्यादा उत्साहित और तब से और भी ज्यादा उमंग वाला हो गया जब से इसमें हमारा अवकाश घोषित कर दिया गया है। ऐसा मेरा अपना मानना है। अभी आप लोगों ने विद्वान जनों को सुना, इतने विद्युत जनों को सुनने के बाद ना तो कुछ बोलने का मन करता है और ना ही कुछ बोलने की हिम्मत भी मैं कर पा रही हूँ। इसके जब हम पोखरिया जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इसके सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, इसके साहित्यिक पक्ष होते हैं, इसके वैज्ञानिक पक्ष होते हैं और इसके राजनीतिक पक्ष होते हैं। और जब हम नेगी जी को सुनते हैं तो वो कह रहे थे कि इसका वैज्ञानिक पक्ष होता है। पक्ष कोई भी हो, वो आपको एक ही संदेश देता है कि आप अपने पर्यावरण की रक्षा कीजिए, और जब आप उस पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो वही आपको जीवन देगा। कोई भी आप उसके किसी भी पक्ष को आप ले लीजिए, वो पक्ष आपके सामने जो उपदेश लेके आया है, जो एक संदेश लेके आया है, वो आपको पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देता है। अब जहां तक हरेला पर्व की बात है तो उसमें वैज्ञानिकता रही होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम पर हमारी जो पीढ़ियां थी, उनका जो एक परंपरागत ज्ञान था, उसी ज्ञान को आज हम विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान उनके पास बहुत ज्यादा था, उसको वो सुरक्षित भी रखते थे, लेकिन हमारे पास कोई लैब नहीं होती थी, हमारे पास कोई साधन नहीं होते थे, तो उसकी वैज्ञानिकता को ही आज के वैज्ञानिक जो हैं खोज करके हमारे सामने ला रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। विज्ञान तो रहा होगा, प्राचीन काल में भी विज्ञान रहा होगा, लेकिन उस विज्ञान के ऊपर हमारी जो परंपरा है वो निश्चित रूप से हावी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास उस समय साधनों का अभाव था। अब हम जब हरेले की बात करते हैं तो जब हम खेतों से मिट्टी लाते हैं तो उसमें हमारा लगाव है। अब उस मिट्टी को लाकर जब हम उसमें अनाज बोते हैं और बार बार जब हम देखने के लिए जाते हैं कि हमारा जो हरियाला है वो उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा यही लगाव पर्यावरण प्रेमियों को संदेश देता है कि जो भी वृक्ष या जो भी पौधा आप लगा रहे हैं उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी ठीक उसी प्रकार से बनती है जिस प्रकार से हरेले को देखने आप लोग बार बार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस हरेले के पीछे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे विश्वास जुड़े हुए हैं, हम धार्मिकता से जुड़े हुए हैं उसमें। वो हमको बताता है कि हरेला जैसा जितना बड़ा होता है खुशहाली उतनी बड़ी होती है। सर ने कहा ये एक उत्साह का, ये उमंग का पर्व है, तो वो उत्साह और वो उमंग हर पौधे में हमको देखने की आज आवश्यकता है। पौधे लगा देने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित कभी नहीं रह सकता। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझा होता, अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को स्वीकार किया होता तो इतना दोहन नहीं होता।
और जिस समय हमको दोहन करना होता है, हमारा क्या है ना, मैं कहती हूँ, जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, जब हम अपने लोकगीतों की बात करते हैं, जब हम अपनी लोक कला की बात करते हैं, हम किसी की भी बात करते हैं, वो बात तब आती है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। सब कुछ पहले डाल देते, सब कुछ पहले न्योछावर, काटो काटो, तोड़ो, बम फोड़ो, लेकिन जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है तो फिर हम उसके संरक्षण की बात करते हैं। अब बलवंत सर ने कहा कि वो शिशु, हरेला एक शिशु है, ये सही है, शिशु है, तो मेरे तो पैर कब्र में है। अब आज की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप सब लोग, जितने लोग भी बैठे हैं, पढ़ने वाले बार बार इसको समझाएं, और जो पढ़ाने वाले इसको बार बार समझाएं, और पढ़ने वाले इसको बार बार समझें। अगर हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, आज एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पौधा हमको दिया गया है। अब मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, मैं इसको जाके अपने घर में रोपूंगी, और अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होता तो मुझे बार बार बलवंत सर के पास आना पड़ेगा कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि वो हो नहीं रहा है। ये मेरी ड्यूटी है। हम चाहे एनएसएस की बात कर लें, चाहे हम एनसीसी की बात कर लें, चाहे हम किसी भी चीज की बात कर लें, आप ये देख लीजिए, वास्तव में हम हर एक साल में एक वृक्षारोपण करना अपना कर्तव्य समझते हैं, और उसमें फोटो खिंचा के किसी कर लेते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको व्यवहारिकता को अपने जीवन में लाना नितांत आवश्यक है। अभी सर ने कहा कि नगर पालिका की गाड़ी, हमारे वीसी साहब कह रहे थे, नगर पालिका की गाड़ी आती, एक कूड़ा अलग करना पड़ता, एक कूड़ा अलग करना पड़ता। नगर पालिका भी तो अपना कार्य कर रही है। अगर उसको 2 प्रकार के कूड़े को अलग अलग कर रहा है तो 2 प्रकार की गाड़ियां भेजनी चाहिए। ये कह देने से नहीं होता, हमको प्रत्येक चीज को अपने जो है जिम्मेदारी समझकर काम करना है। और जहां तक हरेले का है, उसमें हमारी आस्थाएं, हमारा विश्वास, हमारा, आपने कहा कि जी रहे, जागी रहे, ये दिन यो मास भेटते रहे। एक, अगर आप सामाजिक तरीके से देखते हैं, सामाजिकता के एक सहयोग का भाव, एक आपके जीवन के उत्थान की कल्पना, और आप इसी तरीके से हरे भरे रहे, इतना बड़ा आशीर्वाद अगर आपको किसी को मिल जाता है, हम लोग कहते हैं ना हेलो हाय, तो उसका उत्तर मिलता है हेलो हाय। अगर आप किसी से प्रणाम करते हैं, आजकल बच्चे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम करने का मतलब दूसरा व्यक्ति प्रणाम नहीं करता है। प्रणाम करने का मतलब होता है जीते रहिए, खुश रहिए, तरक्की कीजिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। तो ये जिस प्रकार से पर्यावरण की चिंता आज हमको हो रही है, उसी तरीके से हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं। अब राजनीति का, धार्मिक, आपने सुन लिया कि इसका धार्मिक पक्ष है, इसका आर्थिक भी होता है। जब हम पर्वोत्सव की बात करते हैं तो वो हमको व्यापार, हमारी चीजों को दूसरी चीजों को हमारी जगह करता है, तो उसका आर्थिक भी उसका एक पक्ष है, वैज्ञानिक तो उसका है, सांस्कृतिक उसका है। तो इन सारे पक्षों को ध्यान में रखकर हमको आज से, अभी से, पेशेंस नहीं है, हमें पेशेंस की कमी है। इसीलिए जिन बच्चों के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, वो बच्चे बार बार बाहर अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनमें धैर्य है ही नहीं। अभी धैर्य खो दोगे, हमारी उम्र में जाओगे तो धैर्य होगा ही नहीं। तो पेशेंस की नितांत आवश्यकता है आप लोगों को। दूसरी बात कि हमको बहुत सारे बगीचे कर देने से, बहुत सारे पेड़ लगा देने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती है। हमको कम पेड़ लगाइए, उसके संरक्षण के लिए पैसा ज्यादा मांगिए, उसके संरक्षण के लिए भूमिका ज्यादा निभाइए, इसकी आज आवश्यकता है। मुझे सर ये तो पता नहीं था कि मुझे अध्यक्ष बनना है। मैं आज आप दोनों को सुनने के लिए आई थी, और एग्जाम था सुबह ही, तो 8 बजे आ गई थी, तो बताया कि आज आप ही अध्यक्ष हैं। तो फिर मुझे बोलना भी पड़ा, और 2 मीटिंग है, वहां से भी लगातार फोन आ रहे हैं कि वहां भी सर आज अर्जेंट मीटिंग थी। लेकिन जो भी है, आप लोगों से फिर निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि आप लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहिए।
नहीं तो जो कुछ आप पा रहे हैं आने वाले भविष्य में वो आपको नहीं मिलेगा। आप खुद देख लीजिए, लोग कहते थे कि पहले से 40 वर्ष से अधिक लोगों को ही हार्ट अटैक होता था। आज बच्चा कहीं डीजे में डांस कर रहा तो हार्ट अटैक, आज बच्चा छोटा छोटा है तो हार्ट अटैक। कारण ढूंढो, कारण ढूंढो। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो अपना तांडव निश्चित रूप से दिखाती है। मैंने यही कहा कि पहले सब कुछ खो देते, काटो, मकान बनाओ, खूब सब चीज करो, लेकिन अब सब कुछ खो गया है तो राजनीतिक जो हमारे बड़े बड़े नेता भी हैं उनको भी याद आती है कि हमको इसका संरक्षण करना है। कोई राजनेता इसका संरक्षण नहीं करेगा, कोई वैज्ञानिक इसके संरक्षण, कोई साहित्यकार नहीं, कोई जो है समाजशास्त्री नहीं, कोई नहीं। इसका संरक्षण हम तब कर पाएंगे जब हमारे मन में जज्बा होगा, जब हमारे मन में उमंग होगी, जब हमारे मन में उत्साह होगा। कैसा? जैसे हरेला पर्व का होता है। तो मैं फिर एक बार आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वैसे तो मुझे निमंत्रण था ही, लेकिन मुझे अध्यक्ष बनाकर एक जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, मैं उसके लिए फिर से आप लोगों की आभारी हूँ। और फिर आप लोगों से एक बार और निवेदन करके, पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है, हर चीज युवाओं के कंधे पर है। और भारत को बार बार कहती हूँ कि युवा होने का गौरव प्राप्त है, तो इस गौरव की रक्षा करिए, इस गौरव का सम्मान करिए, इस धरती को हरा भरा करने में अपना सहयोग दीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं आज की गोष्ठी के इस सत्र के समापन होने से पहले मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज की संगोष्ठी की संयोजक हमारी हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आर्य आभार ज्ञापन करें हमारे अतिथियों, विद्यार्थियों और सुजाता। धन्यवाद सर। आज की संगोष्ठी में बहुत कुछ हमें सुनने को मिला है, और केवल सुनने को नहीं मिला है, मुझे लगता है कि ये गुनने और बुनने का समय है। सुन तो हम रोज ही रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन अब जो दौर है वो गुनने और बुनने का है। गुनने का मतलब कि हम उसको अपने अंदर गहन उसका चिंतन करें और उसको फिर अपने व्यवहारिक जीवन में लेकर आए। आज के इस संगोष्ठी में जो हमारे अतिथिगण थे, चूंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, ये मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ, इसीलिए हमारे संरक्षक महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना पड़ा। उन्होंने जितना भी मुझे समय दिया, इस संगोष्ठी को समय दिया, आप सबको आशीष वचन दिए, उनके इस आशीष वचन के लिए, उनके अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से। पूरी आयोजन समिति की तरफ से, समस्त विभागीय सदस्यों की तरफ से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बीज वक्ता के रूप में प्रोफेसर DS पोखरिया जी। आपने न केवल हमें जीवन के उन सत्यों से अवगत कराया, अपितु आपने यह भी बताया कि उत्सव या पर्व हमारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं और क्यों आवश्यक होते हैं। आपने इतने महत्वपूर्ण अपने व्याख्यान में, अपने वक्तव्य में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे शोधार्थियों को दी, हमारे विद्यार्थियों को दी, हमारे सहयोगी शिक्षकों को दी। और उससे भी बड़ी बात है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप इतने सजग रूप से समाज के लिए और अपने इस विश्वविद्यालय के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं, अन्यथा आप चाहते तो इस संगोष्ठी के लिए मना भी कर सकते थे। यहाँ मैं आपकी आभारी इसलिए भी हूँ सर, क्योंकि मेरे विभागीय सदस्य जानते हैं, जब हम इस संगोष्ठी की रूपरेखा बना रहे थे, क्योंकि
छोटे छोटे कार्यक्रम विभाग में होते रहते हैं, इतने बड़े स्तर पर ये विभाग का आपकी अनुपस्थिति में पहला कार्यक्रम है। अनुपस्थिति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप विभाग से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर ये हमारा सौभाग्य है। मैंने आपके स्वागत सत्र में भी कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें प्राप्त होता रहा है। जब भी आपकी आवश्यकता होती है, आप एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में, और उससे भी बड़ी बात है कि एक पितृवत व्यवहार के रूप में, पितृ रूप में आप हमारे बीच में सदैव उपस्थित रहते हैं। और एक फोन पर सबसे बड़ी बात, आपकी जो विद्वत्ता है और आपकी जो श्रेष्ठता है वो इस बात पर है कि एक ही फोन पर आप सदैव उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं आपका जितना भी आभार करूं, जैसा मैंने कहा कि शब्द मेरे पास बहुत कम है, केवल आभार कह देने से यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति का मैं आभार व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। ये शब्द हैं और औपचारिकताएं हैं, तो मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। पर आपके इस सहयोग के लिए, आपकी संगोष्ठी की इस रूपरेखा के लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी, और ये पूरी जो आयोजन समिति है ये आपकी सदैव ऋणी रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने हमें समय दिया। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर PS नेगी जी। आपके लिए बहुत सारी भावनाएं मेरे भीतर उमड़ रही हैं सर, इसलिए क्योंकि आपने जिस तरह से अपने PPT में, अपने स्लाइड शो में ये दिखाया कि चूंकि हम सब उस परिवेश से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि हरेला हमारे लिए किस रूप में अभिव्यक्त होता है या वो हमसे किस रूप में जुड़ा हुआ है, पर आपने उसका एक नया ही रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। साइंस के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं इन विषयों को। मुझे लगता है कि जो साइंस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं और जो इस टर्मिनोलॉजी को जानते भी नहीं है, जिनके लिए गूढ़ विषय रहा है, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे चूंकि उससे जुड़े नहीं हैं तो उनको लगा होगा कि हरेले के कार्यक्रम में ये वैज्ञानिकता या ये क्यों। तो मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि हमारे जीवन में जो पर्व है वो केवल पर्व नहीं है, ये बहुत गहन अध्ययन की बात है, और वक्ता सारे इस बात को कह चुके हैं कि हमें उन वैज्ञानिकताओं की ओर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो नवाचार है वो इसी रूप में प्रस्तुत हो रहा है। और अब तो चूंकि नई शिक्षा नीति में ये है ही कि आप दूसरी फैकल्टी को, दूसरे विषयों को भी पढ़ें, तो मुझे लगता है कि ये उसकी एक अच्छी शुरुआत थी। जिस रूप में आपने ये प्रस्तुत किया, जिस तरह से आपने बहुत ही मुझे लगता है कि साइंस की अपनी जो टेक्निकल भाषा है, जो तकनीकी भाषा है, उससे हटकर आपने जो ये ध्यान रखा कि यहाँ हिंदी साहित्य के या उस विषय से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो भी समझ पाए, तो ये वास्तव में मुझे लगता है कि काबिल तारीफ है और इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। आपका जितना भी मैं आभार करूं सर वो कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका हार्दिक आभार कि आपने इतना रोचक, इतना ज्ञानवर्धक और इतना सारगर्भित जो अपना वक्तव्य था, अपना व्याख्यान था, वो हमको दिया, जबकि उसकी गूढ़ता भी हम समझ रहे हैं। मैं हमारे बीच उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर ईला शाह मैम का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि बिना पूर्व सूचना के उन्हें यहाँ बिठा दिया गया, इसलिए भी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताओं के बाद भी और बिना किसी पूर्व सूचना के आपने इतना समय हमें दिया, अपना आशीष वचन हमें दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने छात्रों को उनकी जो भूमिका है वो याद दिलाई, उनको अपने कार्य को, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आपने प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। आपका सदैव हमें आशीर्वाद मिलता रहा है, और मैं जानती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि ये आगे भी हम पर बना रहे, क्योंकि आपने कहा कि युवाओं के कंधे में आगे का भार है, तो मैं अपने आप को युवा ही मान रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपने आप को शोधार्थी ही मानती हूँ।
थोड़ा सा आप लोगों से हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ जितने भी लोग मंचासीन हैं उन सबसे अभी हम नीचे ही हैं और उनसे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीखने सिखाने की जो परंपरा है उसमें आप सबका सहयोग बहुत ही आवश्यक है, तभी हम आगे कदम उठाएंगे। आपने कहा कि शिक्षकों को सिखाना चाहिए और छात्रों को सीखना चाहिए। शिक्षक खुद ही नहीं सीखेगा तो छात्रों को क्या सिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके इस आशीष वचन के लिए, आपके इस समय के लिए, आपके इस वक्तव्य के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं मेरे विभागीय समस्त सहयोगी जो इस आयोजन में और लगातार शुरू से बने रहे हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक आभार करती हूँ। हमारे बीच भूगोल विभाग से डॉक्टर पूरन जोशी जी और अरविंद यादव जी लगातार बने हुए हैं शुरू से अभी तक। मैं उनका भी हार्दिक आभार करती हूँ कि उन्होंने इतना समय हमको दिया। हमारे बीच डॉक्टर संदीप कुमार जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत भी करती हूँ और हार्दिक आभार भी करती हूँ। उनका स्वागत है इस संगोष्ठी में और हार्दिक आभार है कि उन्होंने अपना समय हमको दिया। मेरे सहयोगी और सह संयोजक, पीठ के सह संयोजक डॉक्टर बलवंत जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समय समय पर और लगातार इस संगोष्ठी के लिए अपनी जागरूकता और अपनी जो चिंतनशीलता है वो दिखाई, अपना समय हमको दिया, इसके लिए उनका भी हार्दिक आभार। हरेला पीठ की समस्त टीम पूरी, मैं मनमोहन कनवाल जी का नाम लेना चाहूँगी। कुछ लोग एग्जाम ड्यूटी की वजह से, क्योंकि मैंने कहा कि परिसर में अन्य कार्य भी हो रहे हैं, हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाए। डॉक्टर धनिया आर्य जी बस थोड़ी देर के लिए आ पाए एग्जाम की वजह से। मैं उन सब का हार्दिक आभार करती हूँ। अर्थशास्त्र विभाग के सहयोगी डॉक्टर श्वेता जन्या, डॉक्टर लता आर्या, मौनी भाषा विभाग से डॉक्टर आशा शैली, पत्रकारिता विभाग से डॉक्टर ललित जोशी जी, मीडिया प्रभारी मीडिया के भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, वंचित से प्रकाश सिंह जी, और मेरे सभी शोधार्थी, मेरे सभी विद्यार्थी। मेरे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप कहेंगे कि हम अलग विभाग के हैं, आपका विभाग अलग होगा, लेकिन मैं शिक्षक हूँ और आप विद्यार्थी हैं, तो सारे मेरे विद्यार्थी हैं। तो आप सभी का हार्दिक आभार कि आप लोगों ने इस संगोष्ठी को, उसका जो दायित्व था या उसका जो उद्देश्य था, उसका जो महत्व था, वो आप सबके बिना अधूरा था। तो आप सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। संचालक की भूमिका में डॉक्टर फुलिया मैम का, डॉक्टर तेजपाल जी का भी हार्दिक आभार कि उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाई है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है, जो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास या मेरे शिक्षणेतर जयवीर जी का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, जिनके बिना ये संगोष्ठी ही नहीं, ये विभाग भी बिल्कुल अधूरा है। मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू से ही लगातार बार बार कहा कि मैम आप निश्चिंत रहिए, मैं हर वक्त खड़ा हूँ, जिस भी तरह की आवश्यकता होगी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बना हुआ हूँ। आप सब इतने साफ सुथरे माहौल में इतने अच्छे ढंग से बैठे हुए हैं। मैं हमारे पर्यावरण मित्रों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उनके बिना ये सारी व्यवस्था हो पाना असंभव था। तो आप सबके माध्यम से मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी समिति की तरफ से आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, पुनः हार्दिक आभार को व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ इस संगोष्ठी के जो उद्घाटन सत्र था और पहला टेक्निकल सत्र था वो समाप्त होता है। भोजन की व्यवस्था की गई है, अतिथियों से भी मैं भोजन के लिए उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। और इस सत्र के अध्यक्षता करने के लिए मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आर्य मैम से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हिंदी विभाग एवं हरेला पीठ की डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति आर्य मैडम,
और इस सत्र की जो मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे सामने मौजूद हैं और जंतु विज्ञानी, और अभी आप उनका चिंतन सुनेंगे, बहुत शानदार चिंतन। उनका मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर संदीप सर का। और हरेला पीठ के सह संयोजक और वनस्पति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर बलवंत सर का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में सह संयोजक के तौर पे आप मंचासीन हैं। और इस सत्र की संचालिका मौर्य भाषा विभाग की प्रभारी डॉक्टर आशा सैदी का मैं स्वागत करता हूँ। एवं मंच के उधर जो बैठे हैं हमारी वरिष्ठ गुरु हिंदी विभाग की डॉक्टर गीता खुलिया मैडम, डॉक्टर ममता पंत मैडम, डॉक्टर तेजपाल सिंह सर, डॉक्टर बच्चन लाल सर, डॉक्टर प्रतिमा एवं के रूप में डॉक्टर संदीप कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वे हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है इसके विषय पर अपने ज्ञान से हमें अवगत कराएं। थैंक यू मैडम। और ललित जी, डॉक्टर ललित का बहुत थैंक यू कि आपने, मुझे तो लग नहीं रहा कि मेरा ही बायोडाटा बोला जा रहा था, ऐसा लग रहा था किसी लेकिन हमें लगा कि आप का बायोडाटा बोला जा रहा था। और इतना महान मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ महान कार्य किया। सिंपल थोड़ा बहुत कीड़ों के बारे में हम लोग कार्य करते हैं और कीड़ों को लोग मेरे ख्याल से उतना बड़ी वाली उससे नहीं, नज़रों से नहीं देखते। उसको थोड़ा सा माना जाता है कि उसका इतना वैल्यू नहीं है। जो हम अगर बात करें किसी लेपर्ड की बात करें, अगर हम किसी बर्ड की बात करें, तो उसके अगर एवरेज में हम उनको देखें तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। खैर, इससे आगे पर सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू डायरेक्टर ऑफ हरेला फीड, देन डॉक्टर बलवंत सर and Dr. Tejpal sir, Dr. Bachchan sir, Mamta madam, Geeta Kholia madam, and all teachers and other research scholars. Myself Dr. Sandeep, आपको बता ही दिया है। और ऐसा कुछ मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इंसेक्ट्स के बारे में हम रिसर्च करते रहते हैं कि उनका क्या उनका नाम होगा, इस तरीके के हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, उनकी क्या वैल्यू है नेचर में, इस तरीके का हमारा कुछ वर्क है। मैंने सोचा कि जब मैडम ने मुझको बताया कि ये हरेला के बारे में, सर आपको हरेला पीठ हमारे विश्वविद्यालय ने एक ये बनाया है इस तरीके का, तो ये बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि ये हरेला जो है जैसे काफ़ी लोगों ने बता भी दिया होगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि पुराने लोगों ने साइंटिफिक तरीके से कुछ ये सोची कि हम पर्यावरण को कैसे सेलिब्रेट करें, और उसके एवज में उन्होंने ये ये जो त्यौहार बनाया। तो इसमें अगर देखा जाए तो हरेला जैसे बताया कि हरियाली से जुड़ा हुआ है, और जो हरियाली है, हरियाली मीन्स कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, और एनवायरनमेंट में जितना प्लांट और दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उतना ही इंसेक्ट्स भी जरूरी हैं। मुझे लगा कि मैं इंसेक्ट्स को कैसे इससे हरेला से जोड़ूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो रियली में इंसेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का, और हम इस लेक्चर के थ्रू इनके नकारात्मक पहलू को और इनके सकारात्मक पहलू दोनों को ध्यान में रख के बात करेंगे। तो जैसे मैंने स्लाइड में भी मैंने लिखा है, इंसेक्ट डाइवर्सिटी फोर और फ्रेंड, ये हमारे दुश्मन है या हमारे मित्र है। हमको इस में मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझाना कोशिश करूँगा कि मैं आसान से आसान इन चीज़ों को बना पाऊँ, और होपफुली मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवगत करा पाऊँ कि कीड़े भी बहुत वैल्यू रखते हैं। जितना लेपर्ड और बड़े बड़े एनिमल्स जिनको हम देख के लगता है कि बहुत वैल्यू रखते हैं, उनका ही बार ये उनसे भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, लेकिन हमको छोटा होने की वजह से और इनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं। एक मधुमक्खी है, अगर आप मर भी गई तो ऐसा लगता है कि मतलब उसकी वैल्यू नहीं समझी जाती है, लेकिन अगर हम उसको इकोनॉमी पहलू से देखा जाए तो एक मधुमक्खी की बहुत वैल्यू हो सकती है कई बार, अगर हम उसको इकोनॉमी की, हालांकि उसका इकोनॉमिक्स निकालना बहुत ईजी नहीं है, लेकिन अगर कोई निकाल सकता है तो उसको पता लगेगा कि एक मधुमक्खी की कीमत भी जब हम एनवायरमेंटल कॉस्ट जोड़ देंगे तो लाखों रुपए कॉस्ट निकल सकती है उसकी।
सो ये हरेला के बारे में मैंने कुछ बताना चाहा था। और मैम मेरे पास कितना टाइम होगा टोटल इसको प्रेजेंटेशन के लिए? बोलिए आधा घंटा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बना रखी, मैं नहीं सर, स्लाइड्स आप करनी आराम से पड़ेगी। बोलिए, कोई जी, दिक्कत जी। नहीं है सर, टाइमिंग तो इसमें सबसे पहले कि क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये ग्रीनरी से रिलेटेड फेस्टिवल है और इसमें पीस, प्रोस्पेरिटी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गया होगा। और इसमें कुछ 5 से 7 टाइप के क्रॉप्स को लगाया जाता है उस 9 डेज तक, और उसके बाद जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन उसको हरेला नाम से उसको पुकारा जाता है। फिर उस हरेला को हम खानों पे लगा के उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इसमें पर्टिकुलरली जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात है, तो इसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंट को प्लस हमारी क्रॉप्स जो हैं वो नेक्स्ट जो सीजन है उसमें वो अच्छा प्रोडक्शन करे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये काफ़ी डिस्कशन हो गया होगा। और फिर नीचे थोड़ा सा स्पिरिचुअल इसका पहलू भी है कि क्यों माना जाता है। ये लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का जो मैरिज है उसके कारण भी, जो श्रावण जो माह है उसके टाइम में जो मेन हरेला है उसमें उस टाइम पे ये हरेला इस पॉइंट से भी मनाया जाता है। सो लेकिन मैं जैसे, क्योंकि एनवायरमेंट से जुड़े लोग हैं हम, तो हमें लगता है कि ये जो हरेला है इसका जो मेन जिसमें हम सहभागिता कर सकते हैं, तो जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, ये भी इसमें जो हमारा हरेला है ये काफ़ी सेंसिटाइज करता है लोगों को। और इससे यहाँ के लोग शुरू से ही ऐसा नहीं है कि आज हमें उनको जरूरत है, पहले से मैं देखता हूँ यहाँ के लोगों में काफ़ी हरियाली के प्रति काफ़ी जागरूकता है। और बट हमें क्या है कि उससे आगे बढ़ना है थोड़ा सा। तो मैं, क्योंकि नेचुरली लोगों को बताया कि इंसेक्ट्स हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं और दूसरे एनिमल्स भी बहुत अच्छे, बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरमेंट के लिए, लेकिन उससे वो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं और वो क्या कर रहे होंगे एग्जैक्टली, थोड़ा सा उसको मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर। सो ये इस तरीके के इसमें 5 से 7 काइंड्स ऑफ जो ग्रेन्स हैं जो हम उगाते हैं, उसमें व्हीट है, बार्ले है, मेज है, फोर्स बीन है, मस्टर्ड है, और ये कुछ ब्रॉड मिलेट्स होते हैं, और ये सोयाबीन है जिसको हम यहाँ पर भट बोलते हैं, और गहत। इस तरीके इतने जो मिलेट्स और ऑयल सीड्स और ग्रेन्स को मिला के ये इनके मिक्सचर को हम उस हरेला जो जिसको बोलते हैं उसको उसमें ये सब ग्रेन्स होते हैं। तो हरेला का सेलिब्रेशन हम स्पेशली हम प्रकृति को थैंक्स करने के लिए बोलते हैं, और उसको हम कहना चाहते हैं कि थैंक यू, आपने हमसे बिना कुछ लिए आपने हमको इतना सब कुछ दिया। तो इसका एक मतलब हरेला सेलिब्रेशन का एक मीनिंग ये भी है। तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। इसके अलावा ये जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं कि एनवायरनमेंट को हमको टेक केयर करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर हम अभी से सेंसिटाइज नहीं एनवायरनमेंट के प्रति, तो आने वाला टाइम में ऐसा होगा कि फिर प्रकृति को हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी ह्यूमन बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर सकता है प्रकृति को, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका जो साइकिलिंग है, क्योंकि नेचुरल एक साइकिल भी होती है, तो अर्थ पे एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी होंगे, दूसरी चीज़ें प्रोसेस भी चलेंगी, लेकिन फिर भी जो इसकी एक एज है वो मैक्सिमम एज तक हम इसको बनाए रखें। तो उसके लिए हमको इसको जो उसका बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो जैविक और अजैविक कारक हैं, उनको हमको सही तरीके से उनका यूज़ करना और उसका मैनेजमेंट करना, वो मतलब उसमें हम अपनी सहभागिता कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग। सो ये हरेला सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं हमको ये सेंसिटाइज करता है इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो मैनी स्पीसीज ऑफ फोना, जो हमारे प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, उनमें देखा जाए तो बहुत सारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सो अगर हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा तो नेचुरली जो प्लांट्स हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं वो भी जो अपना उनका मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे। अब इसमें देखा जाए तो जो इंसेक्ट्स हैं, अगर अर्थ के ऊपर में ऐसे तो सभी एनिमल्स और सभी प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, अर्थ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचर ने बनाई है वो उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें स्टैटिस्टिकली, सो जितने भी एनिमल्स हैं, सब एनिमल्स में, सब इवन प्लांट्स में भी, एनिमल और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो इंसेक्ट्स का है। अगर आप कहीं भी देखोगे, आपको हो सकता है कि कभी कोई बर्ड ना दिखे, हो सकता है कि कभी आपको कोई पेड़ ना दिखे, हो सकता है कि पेड़ ना दिखेगा मतलब कि आप ग्लेशियर एरिया में जा रहे हैं कहीं पर, तो आपको कहीं पर ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो बहुत ही एकदम से एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर भी कुछ कीड़े होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो इसका मतलब ये है कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा ये है, तो इसको प्रकृति ने कुछ स्पेशल
ड्यूटीज दे के भेजा है और उसको ड्यूटीज को उन्होंने मतलब वो ऐसी ड्यूटीज हैं, अगर वो ड्यूटीज नहीं कर पाया वो एनिमल जिसको दी है, सो नेचुरली हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा जो अर्थ है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। सो अगर हम अर्थ पे देखें सो टोटली 1 मिलियन स्पीसीज हैं जो इंसेक्ट्स की अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जबकि 1.5 मिलियन तक टोटल सारे एनिमल और प्लांट्स हैं। मतलब स्पीसीज का मतलब तो शायद हम सबको पता ही है कि स्पीसीज एक यूनिट है, जो जैसे हम ह्यूमन है तो होमो सेपियंस है हम, सो हालांकि हमारा कलर अलग है, हमारी सोच अलग है, सो लेकिन हम एक स्पीसीज के मेंबर, ये तो ऐसी तरीके के 1 मिलियन स्पीसीज है। और ये माना गया है कि अगर अभी तक सारी स्पीसीज सब खोजी नहीं गई है, लगभग 50 से 50 मिलियन स्पीसीज अभी भी अवेटेड है। अगर हम 50 भी ना माने, 5 भी माने, तो 5 मिलियन भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 1 मिलियन ही पता लगाया है। और 1 मिलियन स्पीसीज का पता होने के बाद भी हमारी लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी है। अगर हमको 5 मिलियन का पता लगेगा तो हमारी लाइफ कितनी एडवांस होगी, क्योंकि हमें जैसे हमें 1 मिलियन में सिल्क वर्म भी है, 1 मिलियन में लाख भी है, 1 मिलियन में हनी बी भी है, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू के हैं, लेकिन वो ढूंढे नहीं गए, उनका पता नहीं है अभी हमें उनकी क्या वैल्यू है। सो जब वो पता लग जाएंगे तो हमारी लाइफ है बहुत एनरिच होगी। लेकिन हम 1 मिलियन को भी माने तो 1 मिलियन भी स्पीसीज देखा जाए तो वो बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकली डाटा है, जो अपना टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है, जितने एनिमल और प्लांट हैं उनमें लगभग 80% ही आता है। तो 80% अर्थ पे नेचर ने एक पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया, इट मीन्स दे हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो जब इस चीज को मतलब हमको ये तो समझ में आ गया डेटा से। अब और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें लगभग ये जितने भी हैं 2/3 है, लगभग सारे जितने भी एनिमल्स है उसका लगभग 2/3 है। तो जो चीज नेचर सपोर्ट कर रही है जिस चीज को, इसका मतलब उसकी वैल्यू तो है ही, लेकिन हम आगे उसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि रियली में क्या वैल्यू है वो, जो हम नेचर हमें डेटा से भी बता रही है कि बहुत ज्यादा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके हिसाब से ज्यादातर जो 1 मिलियन स्पीसीज हैं जो खोजी गई है, उनमें ज्यादातर लाभदायक होंगी या हानिकारक होंगी? आपके हिसाब से आपको क्या लगता होगा? वैसे जनरल में ऐसा नहीं है कि कोई मैं इंसेक्ट का पर्सन हूँ, आपने उसको कुछ गलत बताया तो मैं नाराज होऊंगा, ये क्योंकि तो जो होगा वो तो होगा ही। ये आपके हिसाब से हानिकारक होंगी, हानिकारक ज्यादा होंगी या लाभदायक ज्यादा होंगी? मतलब 1 मिलियन में कितनी होंगी? 50% लाभदायक होंगी या 50% हानिकारक होंगी? इसमें हम शायद, मुझे लगता है कि लाभदायक और हानिकारक के दृष्टिकोण से नहीं भी देखना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे आपने वो उदाहरण दिया ना, जैसे उसका ये सिल्क वॉर्म और जो हनी बी का आपने एग्जांपल दिया, तो उनका तो हमें मालूम है, लेकिन वैसे देखा जाए तो मनुष्य तो उनके लिए फिर हानिकारक हुआ वैसे, मतलब इंसेक्ट के परिप्रेक्ष्य में। अगर मेरा क्वेश्चन है कि हानिकारक मीन्स की ह्यूमन के दृष्टिकोण में जो ह्यूमन को लॉस पहुंचाए, तो उसके हिसाब से सारी स्पीसीज ज्यादा स्पीसीज लाभदायक होंगी या हानिकारक होंगी? ये क्वेश्चन है। लाभदायक है, लाभदायक नहीं हो सकता। नहीं, बैगन में कीड़ा होगा तो बैगन खाएगा? नहीं, बैगन ही खाएंगे नहीं, पर सर 1 मिलियन की बात हो रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसमें ज्यादातर नंबर जैसे 1 मिलियन है तो 150% सही होते हैं। आप बताओ ना क्या होना चाहिए आपके साथ? हानिकारक होंगी? लाभदायक होना क्या चाहिए? तो चलो ठीक है, आपको लग रहा है, हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमको ऐसा ही लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि हाँ कि मुझे ऐसा ही लगता है। जी ये चावल कीड़ा खा रहा है ना, इसलिए बुरा लग रहा है। लेकिन जब कीड़ा ही नहीं होगा तो फसल भी तो पैदा नहीं होगा, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो कह रहे हैं कि हमको साइकोलॉजिकली ऐसा ही लगता है कि ज्यादातर जो कीड़े हैं वो हानिकारक है एकदम। लेकिन अगर हम हमारे पास डेटा है हानिकारक और लाभदायक स्पीसीज का, तो वो देखा जाएगा कि उसमें 1% ही हानिकारक स्पीसीज है, लगभग जो 99% है वो सब लाभदायक है। लाभदायक मतलब जो हानिकारक हम कह रहे हैं ह्यूमन के लिए भी सिर्फ 1% ही हानिकारक है और 99% वो सब लाभदायक है। अब उसमें लाभदायक के बहुत सारे हैं, मतलब वो कई सारी चीजें होती है, वो इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है हमको। एक डायरेक्टली बेनिफिशियल है, जैसे हनी बी से हमको हनी मिल रहा है तो वो समझ में आ रहा है कि मेरे लिए लाभदायक है। लाख है, उससे लाख मिल रहा है, जो हम रोजाना उसमें एग्जाम में वो सील करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो इंसेक्ट से मिलता है हमको। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कई सारे कलर प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट,
और कई सारे नेचर में बैलेंस रखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स है। तो देखा जाए 99% टोटली बेनिफिशियल है और 1%, कई लोग तो 1% से भी कम कहते हैं रियल में जो बेनिफिट वो हानिकारक है वो 1% ही है लगभग, या 1.5% मान लो कोई अगर ज्यादा ही छोटा बहुत कह रहा है, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो लाभदायक है। तो इट मीन्स कि क्या हो गया कि हमको इसको बहुत ही ज्यादा कंजर्व करना चाहिए। अब लेकिन ये साइकोलॉजिकली हमें क्यों लगता है कि ज्यादातर चीजें हानिकारक है, वो उसका भी कारण है क्योंकि एक जैसे मॉस्किटो है, जैसे मधुमक्खी, ये सिंपल मक्खी है, और दूसरे जो हानिकारक है, जो हानिकारक जैसे बग्स होती है, कई वो वेक्टर्स होते हैं, कई खतरनाक जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया। तो हमको ऐसा लगता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। इंसेक्ट जैसे होता है इसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी एक पर्टिकुलर एरिया में छोटे से होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा रह सकते हैं। सो जबकि दूसरे अगर हम कहें कि उतने पर्टिकुलर एरिया में हम लेपर्ड को रखें तो लेपर्ड, उतने सारे लेपर्ड नहीं आ पाएंगे इस एरिया, इस घर में। अगर हम लेपर्ड्स को रखें, लेपर्ड कितने आ पाएंगे इसमें? 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, है ना। अगर मैक्सिमम भी रखे, किसी तरीके से स्टैकिंग करके भी रखे ना, तो तब भी 200 आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम मॉस्किटो को देखें तो मॉस्किटो कितने आ जाएंगे इसके? तो करोड़ों मिलियंस आ जाएंगे। तो चक्कर अब उसमें क्या है कि वो एक पता लगा मॉस्किटो में मैक्सिमम वो वेक्टर है किसी डिजीज का, तो उसके इसमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। सो इसीलिए कई बार उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशन भी हमको ऐसा लगता है कि सारी स्पीसीज ही कल्प्रिट है उसमें, जबकि 2, 4, 10 स्पीसीज ही मेन है। अगर आप देखो तो आपको नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी स्पीसीज है? मॉस्किटो होंगी, मॉस्किटो में एनोफिलीज होगी, कोई क्यूलेक्स की होंगी 2, 4, है ना, और 1, 2 बग्स होंगी जिनको हमें नाम पता है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, वो अनकंट्रोलेबल है। मक्खी है डोमेस्टिका, ये जो है ये जितने भी म्यूसा डोमेस्टिका, सो ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, वो 2, 4, 10 ही है। सो कहने का मतलब है कि ज्यादातर बेनिफिशियल है। और जो इंडिया में देखा जाए तो टोटली 6.13% जो है टोटल स्पीसीज है, उनका 6.13 जो परसेंट है वो इंडिया में मिलता है, इसलिए भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी इतना परसेंट बहुत ज्यादा माना जाता है। इंडिया बहुत ही है। डिजीज का रूट क्या है हमें पता लग जाए कि वो कहाँ पे जा रही है, फिर कहाँ पे लंग पे जा रही है, कहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो दैट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाँ, इस तरीके का भी ट्रैकिंग में बेनिफिट हो सकता है, ऐसा सोचा जा रहा है। ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, लेकिन ऐसा लाइव ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमको कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई। बॉडी यूजफुल एज ए या उसमें कुछ बॉडी का यूज कर सकते हैं, जैसे कई सारी डाई होती है, जैसे कोकनियल इंसेक्ट्स होते हैं। तो कोकनियल इंसेक्ट्स क्या होते हैं कि इनकी बॉडी को क्रश करके कलर होता है इनकी बॉडी के ऊपर, तो उसको कलर को फिर हम फैब्रिक्स में यूज कर सकते हैं। फिर एक कैंथराडीन है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको आजकल हेयर फॉल जल्दी होने लगा है, या तो हेयर फॉल के लिए भी जो कैंथराडीन है, जैसे ब्लिस्टर बिटिल होते हैं। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा ना, चाइना रोज जो होता है, तो उसमें आपने देखा होगा एक बिटिल रहता है, उसमें ब्लैक से कलर के चक्के होते हैं, उसमें रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आप उसको ना पास पहले छोटा वाला होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आगे आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो जो कैंथराइड, उससे जो आपने देखा ना, आप टच करें, तो टच करने से क्या होगा कि वो आपकी स्किन के ऊपर कुछ सेक्रेशंस गिरा देता है। और ये ब्लिस्टर का मतलब होता है फफूला, उसी कारण से फफूला डल जाता है, क्योंकि हमारी स्किन इन्फ्लामेशन करती है, तो इन्फ्लामेशन करने से मतलब उसके प्रति रिएक्शन करेगी, तो उससे क्या होता है कि फफूला पड़ जाता है हमारी स्किन के ऊपर। अब वो क्या है कि साइंटिस्ट ने देखा कि ये क्या होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखा गया कि हमारी हेयर के लिए वो अच्छा हो सकता है। तो कई सारी जो कंपनी होती है जो उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो कैंथराडीन आप देखना ऑयल को देती हैं और बहुत महंगा करती हैं। अब पता नहीं कितना बेनिफिट कर रहा होगा, लेकिन वो बहुत महंगे में बेचती है। तो कैंथराडीन जो ऑयल है वो ब्लिस्टर बिटिल से हमको मिलता है। फिर कई बार कुछ ऐसे भी है जो फिश बैट के लिए यूज किए जाते हैं, कई लोग जो फिशिंग करते हैं उसमें भी यूज होता है। फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में जैसे हनी बी से हनी मिलता है, या एपीकल्चर जिसको बोलते हैं। फिर कई सारे प्लांट्स होते हैं, आपने उसमें देखा होगा ट्यूमर जैसे निकले रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें ना टैनिक, उसमें कई सारे एसिड्स होते हैं, इंक होती है, डाइज होती है, तो हम उनका यूज करते हैं। और फिर सबसे जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को हम एज ए फूड भी यूज करते हैं। सो कई कंट्री में, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे एशिया है, एशिया तो बाद में आता है, अफ्रीका है या साउथ अमेरिका है, वहाँ पर, या हमारे वाले जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे इंडिया का, वहाँ पर कई लोग आज भी इनको इंसेक्ट्स को फूड की तरीके से यूज करते हैं। और लेकिन ये माना जा रहा है कि हमारा फ्यूचर की डाइट भी है इंसेक्ट। कई आने वाले टाइम में हमारे पास वाटर कम होने वाला है,
और आने वाले टाइम में हमारे पास जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं उनका भी प्रोडक्शन कम होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। एक ये भी थ्योरी है। तो उसमें क्या है कि जो इंसेक्ट्स है एक पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम उनका प्रोडक्शन हो सकता है, इतना किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर आप देखें, जैसे आपको सपोज 1 स्क्वायर मीटर में कोई आपको कल्टीवेशन करने को बोले, तो उससे जितना न्यूट्रिशन मिलेगा वो इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मिल सकता है। तो इन दैट केस ये माना जाता है कि फ्यूचर की डाइट हमारी इंसेक्ट्स हो सकते हैं। और इसका फिर कई सारे साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह के साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा जब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की है, जो वेजिटेरियन वाली हैं या नॉन वेजिटेरियन है, तो देखा गया है इंसेक्ट्स की चिकन और मटन जो है, जिनको हम हाईली न्यूट्रिटिव मानते हैं, उनसे भी कई सारे इंसेक्ट्स जैसे कई कैटरपिलर्स हैं और कई सारे ग्रास होपर्स हैं, वो उनके बराबर या उनसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू के हैं। सो लेकिन हमारा एक ऐसा सोशल टैबू है कि हम लोग चाहते हैं, हम अगर इंसेक्ट्स खाने लगे तो हमको वही निम्न दृष्टि से माना जाएगा। अगर हम उसको साइंटिफिकली उसका न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो लगभग इवन कई बार वो मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। कॉकरोच के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, नहीं मैंने खाया नहीं सर। ऐसा सुना जाता है कि वैसे टेस्ट में तो माना जाता है कि टेस्ट में इतना कम होते हैं, लेकिन न्यूट्रिटिव उतने। एक मिनट बात करूं तो हमारे हिंदी के उपन्यासकार हैं पापा, फ्लावर्स है या नहीं? अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो नेचुरली हनी बीज है, जो फ्लावर्स की प्लांट्स हैं जिनको जो सस्टेन करते हैं पोलिनेटर्स को, जैसे सरसों, गल, प्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे आसपास में लगे रहते हैं तो नेचुरली पोलिनेटर्स का कंजर्वेशन भी होता है इससे। ये और दूसरे प्लांट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो सकता है कि ये जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं ये बहुत वैल्यूबल है उनके लिए। ये और दूसरे हैं ट्यूफिया, ये भी एक हैज प्लांट है। और ये दूसरे तरीके के वाटर रूट्स यहाँ का बहुत ही कॉमन है, पहाड़ों में सब मिल जाते हैं। सर शहद निकाला कभी आपने छत्ती से? सर जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब नहीं निकाला, लेकिन जब पढ़ाई शुरू नहीं की थी तब निकाला था। तो मैंने बहुत निकाल रखा है। अरे सर, ये कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है। और ये मेजर पोलिनेटर्स की वजह है कि वो कम क्यों होती जा रही है उनकी संख्या। तो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स है, डिफोरेस्टेशन है, मोनोकल्चरिंग है, हम एक ही जैसी क्रॉप लगाते जा रहे हैं तो उसमें फ्लावर्स नहीं मिल पाते उनको राउंड दायर। फिर लैंड यूज चेंज है, फिर नेचुरल कैलामिटी उसका कारण हो सकता है। और हमारी कई बार प्रोमोशनल जो पॉलिसीज हैं वो भी उनके लिए कई बार इतनी कंपेटिबल नहीं होती कि उनकी पॉपुलेशन को बना रहे। फिर नो स्पेशल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेटिव पोलिनेटर्स, ग्लोबल वार्मिंग, इतने सारे कारण है कि पोलिनेटर्स की कमी होगी। फिर क्लाइमेट चेंज भी एक कारण है, क्योंकि इसमें जो प्लांट है उसकी फिनोलॉजी और जो पोलिनेटर्स है उनका एक टाइम में ना आ पाना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये फिर आइंस्टीन ने इसी के बारे में बीज की उपयोगिता देखते हुए, क्योंकि हम तो बहुत ही कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए एल्बर्ट आइंस्टीन का और अपना, तो देखा जाए कि एल्बर्ट आइंस्टीन हमारे सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट माना जाता है। तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा। मैं तो बायोलॉजिस्ट की तरीके से अपने काम को अच्छा बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इफ द बीज डिसअपीयर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैन वुड हैव नो मोर देन 4 years टू लाइफ। ये कई बार काफी पॉपुलर है और इसलिए कहते हैं सेव द बीज, हमको बी को सेव करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से अगर वह समाज निरपेक्ष होता है तो मैं एज आलोचक जो दृष्टि मुझे मिली है मैं उसको साहित्य नहीं मानता हूँ। और जो समाज हमारा बना होता है वह कई उसमें इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसमें धर्म की इकाई होती है, राजनीति की होती है, अर्थ की होती है, संस्कृति की होती है, और इन सब इकाइयों से ऊपर एक बड़ी इकाई होती है, वह है भौगोलिक परिवेश। और इन्हीं भौगोलिक परिवेश की इकाई से हमारा और आपका जो है पर्यावरण बनता है। मुख्य धारा का साहित्य हो, चाहे हम आदिकाल की बात करें, विशेषतः वीर गाथा काल, वहाँ से लेके अब तक, मतलब 2000 जो भी चल रहा 23 अब तक जितने कवि आलोचक या जितने भी हुए हैं, उन्होंने बीसल देवरासुस कह लीजिए अब तक कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्रकृति का जो सजीव और जो है जीवंत चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। हिंदी का छायावाद जो है उसमें मानवीय चेतना या पर्यावरण का जो रूप है हमें बहुत गहन रूप में दिखाई देता है, विशेषतः सुमित्रानंदन पंत के काव्य में। जो हिंदी का आदिवासी काव्य है और
उसमें जो पर्यावरणीय चेतना मुझे दिखती है वो बार बार मुझे पर्याय के रूप में दिखती है। चूँकि आदिवासी साहित्य शुरू से ही, आदि से ही जल, जमीन, जंगल और जीव जंतु को बचाने के लिए शुरू से ही हमारे समय और समाज को चेतावनी रहा है। मैंने इसमें विशेष संदर्भ जसिंता केरकेट्टा का लिया है और वह एक सजग कवित्री है, बौद्धिक कवित्री है। आप सब उनको सर्च करें, पढ़ें, बहुत शानदार कवित्री। उनकी खाली एक कविता कोट करूँगा, फिर समाप्त करूँगा। और मैं चाहूँगा आप सब इस कविता को समझें और कैसे आदिवासी साहित्य और वह समाज कैसे हमारे मुख्य धारा के समाज को बार बार इंगित कर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है। वह कविता का शीर्षक है नदी, पहाड़ और बाजार। कविता शुरू होती है, गांव में वो दिन था एतवार, एतवार में संडे। गांव में वो दिन था एतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह शाम के लिपट गई मुझसे, सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा देख रही हो इसे, यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलियान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आगे। जिसका विषय है हरेला तथा पर्यावरण। कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और कार्यक्रम में उपस्थित गुरुजन वर्ग, शोधार्थी, प्रति चित्रण है। उसके माध्यम से जो हम साहित्य में पर्यावरण को समझ सकते हैं, उससे संबंधित मेरा ये विषय है। और इसके लिए मैंने 4 प्रमुख कवियों की कुछ कविताओं को लिया है जो पर्यावरण और जिसमें प्रकृति चित्रण दिखता है। एक हैं चंद्र कुमार बर्तवाल और दूसरे हैं बीरेन डंगवाल, तीसरे हैं मंगलेश डबराल और चौथे हैं गिरीश तिवारी गिरजा जी। तो सबसे पहले अगर हम, क्योंकि आज का जो विषय है वो पर्यावरण और हरेला से संबंधित है, और साहित्य की अगर हम बात करें तो कवि और जो रचनाकार हैं वो हमारे समाज के सर्वाधिक जो संवेदनशील व्यक्ति हैं उनमें से एक होते हैं। और उनका जो अपना लेखन और रचना का जो विषय है, चाहे उसमें हम सामाजिक चीज़ें देखें, राजनीतिक, धार्मिक या वैज्ञानिक, कोई भी विषय हम उनकी रचनाओं में देखते हैं तो सभी उनकी आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होती हैं। अगर हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल के जो रचनाकार हैं उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो लेखन है, उसमें उस समाज की या उस समय की जो राजनीति रही या उस समय की जो धार्मिक स्थिति रही, अगर हमें समझना है तो उसके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम पर्यावरण की बात करें तो जो सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानित समस्त गुरुजन, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं प्रेमा भट्ट, शोधार्थी, हिंदी विभाग, और मेरे शोध पत्र का शीर्षक है हमारी लोक संस्कृति में हरेला और पर्यावरण। तो अपने लोक की उन गीतों को लेकर आई हूँ जिन गीतों में हमारे पर्यावरण और इस पर्यावरण के संरक्षण की झलक मिलती है। हमारा लोक जो हरेला जैसे पर्व को मनाता है और इस पर्यावरण को संरक्षित करने की और प्रकृति से प्रेम करने की हमें प्रेरणा देता है। हरेला हम सभी जानते हैं श्रावण मास में मनाया जाता है और हमारे यहाँ वर्ष में 3 बार, चैत्र, आश्विन और श्रावण, जो कि फसल के माह हैं, नई फसल से जुड़ने के माह हैं, और एक ओर से किसान को बीज की प्रकृति को समझने का भी संदेश देते हैं। हरेला जब उगता है तो किसान समझता है कि हाँ, ये मेरा बीज अच्छा था। तो इस हरेले का और साथ में जो हमारी लोक संस्कृति है वो किस तरह से हमें पर्यावरण से जुड़ने का संदेश देती है। हमारे संस्कार गीत में सबसे पहले जब हम न्योतते हैं तो सूरज को न्योतते हैं। रात जो न्योतूं मैं सूरज, किरणन को अधिकार, सांझ जो न्योतूं मैं चंद्रमा, तारन को अधिकार। सबसे पहला अधिकार सूरज और चंद्र को हम दे रहे हैं, अर्थात वो प्रकृति के तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हम अपने संस्कारों को जब शुरू करते हैं, हमारे धार्मिक संस्कार जब शुरू होते हैं, हम कलश की स्थापना करते हैं और उस कलश की स्थापना में हम जिन जिन तत्वों का आह्वान करते हैं वो सभी प्रकृति से जुड़े हैं। जैसे धरती धरामल कलश थापो आमे की पातिल कलश थापो पीपल पातिल कलश थापो गंगा जमुना को नीरल कलश थापो गाय को गोबर कलश थापो हलद की गांठल कलश थापो। तो ये सभी प्रकृति के वो तत्व हैं, पर्यावरण के वो तत्व हैं जो प्रकृति हमें दे रही है और हमारा पर्यावरण जिनसे बन रहा है। ऐसे ही बचपन से हम जिन गीतों को सुनते आ रहे हैं, जो कृषि गीत हैं, जो वन गीत हैं, जो हमें वन संरक्षण का संदेश देते हैं, नी काटो झुपराली बाजा बजाड़ी धुरो ठंडो पानी, तो हमें वृक्षों को संरक्षण का संदेश दे रही है हमारी लोक संस्कृति। तो हमारी लोक संस्कृति जिसका आधार है वैज्ञानिकता, और ये गीत हमें जोड़ते, हमें और हमारे परिजनों को। हरेला केवल जो घर में हैं उन्हीं के सिर पे नहीं रखा जाता है, बल्कि जो हमारे घर के परिजन बाहर हैं, जो परदेश में हैं, उनके लिए भी हरेला भेजा जाता है ताकि वो भी अपनी प्रकृति से, अपने लोक से जुड़ सकें। और उस हरेले को सिर पे रखते समय जीराया जागिराया बजीराया, जीराया जागिराया बजीराया, हिमालय में यू छंदूबा का जड़ छंद, गंगा को पानी छंद, जीराया जागिराया बजीराया। इसी के साथ दिवा भट्ट मैम की एक पंक्ति है, कुछ पंक्तियां हैं वृक्ष के कटने पर, जो दर्द एक साहित्यकार महसूस करता है और जो नुकसान हमारे पर्यावरण को होता है। कोई तो आए और फूंके प्राण इन दरख्तों में, कोई तो आए फूंके प्राण इन दरख्तों में, कौन खा रहा है इन्हें? हवा, मौसम, काल, अकाल या पृथ्वी का सबसे दिमागदार प्राणी, या पृथ्वी का सबसे दिमागदार प्राणी, और वो दिमागदार प्राणी हम और आप, जो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा आह्वान गीत, अनुष्ठान गीत, जब हम यज्ञ में यज्ञ शुरू करते हैं हमारे धार्मिक संस्कारों में, तो किन किन वृक्षों का महत्व वहां पर है। कदली फल के खम्ब मनाओ रे बटुआ, जनेऊ का ये गीत है कि किस किस से हम उस यज्ञ मंडप को सजा सकते हैं और क्या क्या चीजें वहां पर चाहिए। पानन मंडप छवाओ रे बटुआ, लौंगन बाड़ बनाओ रे बटुआ, नारियल कोट चिनाओ रे बटुआ। और साथ में जिन लकड़ियों की आवश्यकता है, खैर, हम्बर, आख, ढाक, इन सब की समी उस अनुष्ठान में बनाई जाती है। तो इसका मतलब हमारा लोक बहुत प्राचीन समय से ही हमारे इस पर्यावरण के लिए इतना सजग है और जिसके लिए हम उदासीन होते जा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस पर्यावरण को संरक्षित करें। और अंत में साए में धूप, दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगी। सर पे धूप आई तो दरख्त बन गया मैं, सर पे धूप आई तो दरख्त बन गया मैं, तेरी जिंदगी में अक्सर मैं कोई वजह रहा, तेरी जिंदगी में अक्सर मैं कोई वजह रहा हूँ। तो वास्तव में हमारे जीने की वजह ही है जल, जंगल और जमीन। धन्यवाद। काफी थके हुए लग रहे हैं और क्षमा चाहती हूँ अपने आज के द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता से। आपका जो वक्तव्य था, आपका जो व्याख्यान था, वो बहुत ही रोचक है। जैसा कि मैंने सुबह के सत्र में कहा कि अपनी संस्कृति से, अपने समाज से और अपने परिवेश से हम जुड़ते हैं केवल और केवल अपनी परंपराओं के माध्यम से।
लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस पूरी संगोष्ठी को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से हमने आज की संगोष्ठी रखी थी वो अब जाकर कहीं पूरी होती है। जो हम चाहते थे कि वो शोधार्थियों तक और हमारे छात्र छात्राओं तक पहुंचे, और मुझे लगता है कि किसी हद तक, पूरी तरह से तो पता नहीं वो इससे लाभान्वित हो पाए हैं या नहीं, लेकिन अगर थोड़ा भी हो पाए हैं तो ये संगोष्ठी की सार्थकता है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की जो संगोष्ठी थी इसमें हमने कोशिश की थी, पूरी आयोजन समिति ने मिलकर ये कोशिश की थी कि हम लोक के प्रति, समाज के प्रति, साहित्य के प्रति जितने जागरूक हैं उतने ही अपने पर्यावरण के प्रति भी चिंतनशील और जागरूक बने। न केवल चिंतनशील और जागरूक बने बल्कि उसको अपने व्यवहार में लाने का भी प्रयास करें। इस बात को कहने के लिए आज के हमारे दोनों ही विज्ञान क्षेत्र के जो वक्ता हमारे बीच आए, सुबह के सत्र में आप लोग लाभान्वित हुए पर्यावरण के उस रूप से जिसको हम सकारात्मक या एकदम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में हम जिससे जुड़ते हैं वो है हमारे पेड़ पौधे। हमारे लिए प्रकृति का अर्थ या हमारे लिए जो पर्यावरण है उसका अर्थ वहीं तक शायद सीमित रह गया है या था। मैं इस सत्र की वक्ता के रूप में अपनी उपलब्धि समझती हूँ कि मैंने और रणवीर सर ने ये निर्णय लिया। लग तो थोड़ा सा मुझे भी रहा था कि कहीं गलत ना हो हमारा निर्णय, क्योंकि बिल्कुल जंतु विज्ञान के व्यक्ति हैं और हम लोग विज्ञान से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि हम सब या आप सब उसमें थक जाएं और उसमें ऐसा कुछ हमारे लिए ना हो। लेकिन मैं संदीप सर को बहुत ही आभार देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही रोचक विषय हमारे सामने खोला, और उनकी इस रोचकता के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डर, जहाँ काम आए सुई कहा करी तलवार। हम केवल बड़ी वस्तु देखते हैं, कीट पतंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उनका पहला ही प्रश्न मुझे बड़ा, मैं कह सकती हूँ, चेतनशील बनाया कि हम उनको कितना लाभ देने वाला समझते हैं और कितना हानिकारक समझते हैं। तो मेरी जो मानसिकता थी सर, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि हम चूंकि जानते नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं उस क्षेत्र में, तो हम ये मानते हैं कि जितने भी कीट पतंगे हैं वो ज्यादातर तो नुकसान ही हमको देती हैं। मधुमक्खी को अगर सामने से आएगी हम डरेंगे, भंवरा हमारे सामने आएगा हम डरेंगे, है ना। आपने ऐसे बहुत सारे, मैं उतने कीट पतंगों को जानती नहीं हूँ सर, ये मैं अपनी अज्ञानता स्वीकार कर रही हूँ कि वो क्षेत्र मेरा नहीं है और मैं उसमें बहुत कुछ जानती नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत कुछ जानती हूँ। और आपका जो ये विषय रहा है, मुझे खेद है कि हम उसे पूरा नहीं सुन पाए। सभी लोग शायद थक गए हैं, हालांकि मैं तो नहीं थकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि बाकी श्रोता थक गए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आगे अगर कभी हमें ऐसा अवसर मिला तो अवश्य हम आपको पूरी तरह से इन छोटे छोटे विषयों को हम सीख पाएं और समझ पाएं, क्योंकि वैज्ञानिकता ही हमारे जीवन का मूल है। अभी शोध पत्र वाचन में हमारे शोधार्थी लक्ष्मण ब्रजमुख ने जब आदिवासी साहित्य की कविताओं में चिंतन की बात की, पर्यावरण की बात की, तो हमने वही देखा कि वो उनकी चेतना किस तरह से है। आदिवासी समाज पूरी तरह से इन जो हम पर्यावरण कह रहे हैं उस पर्यावरण से सीधे सीधे जुड़ा हुआ समाज था, लेकिन उसकी विडंबना क्या है ये उस कविता में अभी आपने देखा कि जब हम भौतिकता की ओर जा रहे हैं, जब हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी प्रकृति को हो रहा है, और प्रकृति से जुड़े हुए इस आदिवासी जीवन को हो रहा है जिनका मूल वही प्रकृति था, वही पर्यावरण था। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए भास्कर सिंह धामी जी। आपने उत्तराखंड के हिंदी कवियों को चुना है अपने वक्तव्य के लिए, और चूंकि उत्तराखंड स्वयं में जैव विविधता का केंद्र है, ऐसे में
उससे जुड़े हुए जितने भी रचनाकार हैं, मुझे लगता है कि उनकी चेतनशीलता उस ओर जाना स्वाभाविक बात है। प्रेमा भट्ट जी का शोध पत्र हमने न केवल सुना बल्कि हमने ये देखा कि हमारा जो लोक है वो किस तरह से पर्यावरण के प्रति चेतनशील रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उन परंपराओं को रूढ़िवादिता कहकर या अन्य आधुनिकता के बोध में आकर, जबकि हम आधुनिक भी नहीं हुए हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, तो हम एक ऐसे संधि काल में खड़े हैं जो ना तो हमें परंपराओं से जोड़ पा रहा है और परंपराएं हम छोड़ चुके हैं, छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमें बांध रही है या रूढ़िवादिता की ओर लेके जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जो आधुनिकता का बोध हमारे भीतर आ रहा है, उस आधुनिकता के बोध ने, जिसे हम पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो आप सब भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि हम उसको पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, उन दोनों के बीच की कड़ी हमारा ये लोक साहित्य है। लोक में आज भी वो सारी चीजें व्याप्त हैं, बेशक उनका स्वरूप बदल गया है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोग अपने इन संस्कारों के लिए या इन परंपराओं के लिए बंधा हुआ है और वो उसको निभा रहा है, किसी ना किसी रूप में वो उसको निभा रहा है। तो आपने अपने लोकगीतों के माध्यम से इस संगोष्ठी को और अधिक मनोरंजक बना दिया। आपका जो वक्तव्य था, आपका जो उद्बोधन था, ये वास्तव में अगर हम उस परंपरा से जुड़े हैं, जिन्हें भी यहाँ सब कुमाऊनी परिवेश के हैं और जो नहीं हैं वो भी शायद उस परिवेश को समझ पा रहे हैं, तो आप सबके वक्तव्य में ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और मुझे लगता है कि संगोष्ठी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे भीतर की जो भावनाएं हैं वो सामने आए। हम कैसे अपने प्रकृति के लिए, कैसे अपने पर्यावरण के लिए सजग हो सकें, जागरूक हो सकें, ये इस संगोष्ठी का उद्देश्य था। और कितने सार्थक हुए हैं हम, ये आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि जो मैंने सुबह भी कहा और अभी भी हम बार बार उसी बात को कह रहे हैं कि प्रकृति से, पर्यावरण से जब तक हम उसको बचाने का संकल्प स्वयं से नहीं लेंगे, तब तक थोपी हुई कोई भी वस्तु हमको न तो अच्छी लगती है और न हम उसका संरक्षण करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस संगोष्ठी के माध्यम से जितना भी कुछ सीख पाए होंगे, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। केवल लगाए ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण भी करें। सुबह प्लांटेशन की बात हुई थी और अभी आप देखेंगे कि उन्हीं पौधों ने कैसे हमारे जो कीट पतंगे हैं उनको हमसे जोड़ा है या हमको उनसे जोड़ा है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये आप पता लगा। तो मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण विषय से हमको जोड़ा और इस संगोष्ठी को एक नया आयाम दिया। आपका हार्दिक धन्यवाद सर। एक बेटी की शादी हो जाती है तो उसके पिताजी के उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं और ये थोड़ी शादी हो गई तो असली शादी तो तब होती है। तो मैं आज ये मानना चाहिए कि आज के दिन भर के जो हमारे सेशन है, तो प्लीज़ हम लोग सब बहुत सारे अच्छे रिसर्चर हैं, अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें मैंने लिखी है, मैं अपने बातों से आपको बताते रहूँगा कि जो मैडम कह रही थी और बहुत लोग कहते, मेरे भी अपने कॉलेज के कैबिन में गिरदा की वो पंक्ति लगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि जटा एक दिन ताल करके, तो शायद वो दिन आ रहा है और हम उस तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पास भी वो कविता है कुमाऊनी की, वो शायद उसका फ्रेम करने वाला है। हाँ पढ़ी है ना, उसको फ्रेम करके रखूँगा मैं, जटा एक दिन ताल करके, वो दिन आप आ ही रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे संदीप सर, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि संदीप सर के साथ जब हम कोलमपुर गए थे मलेशिया में, तो दोबारा आज मंच शेयर करने का 5 साल बाद करीब मौका मिला है। हम दोनों गए थे और 1 हफ्ते के लिए गए थे, बहुत सारा पर्यावरण, जूलॉजी, ये सब बहुत पढ़ा हमने वहाँ, है ना। संदीप सर इतना छा गए थे वहाँ। आप हम कंक्लूजन की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि वो ये बहुत जरूरी है होगी, तो मुझे ये लगता है कि जो हरेला पीठ है, इस पीठ के माध्यम से इसको हमको बहुत अच्छा एक शोध संस्थान जैसा, जिसमें सुबह भी हमने कहा था कि पर्यावरण और संस्कृति की एक धरोहर बना करके इसमें हम एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड मतलब
वीडियो ही फैलाते हैं हम लोग। समेकित ये मतलब ये कि इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का, जिसमें ये आपका साहित्य भी हो, वैज्ञानिकता भी हो, मतलब उसके करीब 4 पहलू हैं। अंतर विषयक टाइप का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, कम से कम मोर देन 50 लाख उतना प्रोजेक्ट एक हमको, हमारी यंग टीम है, और क्योंकि ये विचार आया है तो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। चाहे उसमें इकोनॉमिक्स वाले भी बैठे हैं, हम 100 लोग बैठे नहीं, वो सबके साथ मिल करके बनाएंगे उसको यह है कि एक तो उसमें आपका साइंटिफिक पहलू तो आएगा है, पर्यावरण वाला जो हम लोग बहुत मदद कर सकते हैं, एक साहित्य वाला पहलू जो सुबह से आप लोग इतना सब कुछ बता रहे हैं, एक अकादमिक की रिसर्च की ना, इस पर इसकी अकेडमिक बनाने की क्या जरूरत है उसको, और एक उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट। एक 4 बिंदुओं पर लेकर के हम लोग को बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की आवश्यकता है। तो मैं, क्योंकि मैडम निदेशक यहाँ पर बैठी हैं, उनसे अपनी मतलब एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ ना, मतलब अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मैडम ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा है। उसमें अकादमिक और वैज्ञानिक यानी पर्यावरण, सांस्कृतिक, उसमें सामाजिक भी आ जाता है, और आर्थिक, ये 3 पहलुओं को लेकर के, भले ही उसको हम अंग्रेजी में लिखना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से संस्थानों को अंग्रेजी भी चाहिए हो, तो हम सब लोग सहयोग करने को तैयार हैं। और इस कैंपस का माहौल बदलना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। जो हम लोग यंग लोग हैं, मैं भी किसी राजनीतिक विषय से जुड़ा हूँ, आज मुझे लग रहा है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो फैकल्टी बैठे हैं, विशेष रूप से बच्चों को, तो उतना तो हम ही सेंसिटाइज बच्चों से प्यार करते हैं, तो हमें लग रहा है कि हम शायद कहीं किसी बाहर कंट्री में बैठे या किसी बाहर नगर में बैठे, बता पलमड़ा में नहीं बैठे, सुबह से ऐसा लग रहा है तो हमारे कैंपस में ये माहौल बनना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली इस कैंपस को कहाँ हमें बहुत आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो हम में और पुरानी पीढ़ी का अंतर होना चाहिए, ये इसलिए हमको ये इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाना है। एक दूसरा, इस रिसर्च को, इस हरेला पीठ को हमें वो सौभाग्य मिला है मैडम, हमें वो सौभाग्य मिला है, पूरे भारत में तो नहीं कह सकता हूँ, हमें उत्तराखंड में, कि ये हमारे विश्वविद्यालय को हरेला पीठ जैसी एक पर्यावरण संरक्षण के लिए वो मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमको इसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए पहल करनी पड़ेगी। भले हमें अपनी, क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो हमारे पास, अगर हम लिख सकें, हम जान सकें, हम अपनी बात को रख सकते हैं, तो सबसे बड़ा यह है कि हमारे फायदा कि हमारे कुलपति जी का इतना बढ़िया वो है, कनेक्शन है, कि हम शासन से इसको अच्छी खासी वित्तीय वो दिला सकते हैं व्यवस्थाएं। सबसे पहले फंड तो चाहिए होता है, अगर हम ढीले पड़ गए तो फिर नहीं हो पाएगा। कुलपति जी क्या करेंगे? सर आपको उसमें जी लाइन जोड़ना चाहूँगा। जी जी, क्योंकि समय तो नहीं मिला, पर ऐसे ही जो आप डिस्कस कर नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। कुलपति जी ने एक शब्द कहा था ना कि महिला प्रधान हमारा कैंपस है। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो महिला प्रधान है। 70 से और 80 के दशक में और 90 के दशक में उत्तराखंड में एक ऐसी पहल शुरू की गई 1994 में, डेट तो हमारी आज बनी है, रक्षा सूत्र आंदोलन जब चला था, और पूरी भिलंगा घाटी, मुश्किल से 2 गांव जुड़े थे सुरेश भाई के उससे। सुरेश नौटियाल करके जो है लमगांव में रहते थे, और 2 गांव जोड़ करके वहाँ की महिलाओं ने जो रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था रक्षाबंधन में उसमें, और जब उस समय वृक्षों का जब दोहन हो रहा था, नाव सनाब वृक्ष काटे जा रहे थे, नाव लाइन कहते थे ना, उस समय ठेकेदारी प्रथा ज़्यादा चलती थी, तो उस समय जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से जो 1000 गांव जोड़े, वो वहाँ की महिलाओं की कामयाबी थी। और उत्तराखंड में एक आंदोलन नहीं, पर्यावरण पर कई आंदोलन चले हैं, और जो सक्षम भी रहे हैं और अपने उद्देश्य पूर्ति तक भी पहुँचे हैं। तो हमें भी ये देखना जरूरी है कि जिस प्रकार से वो आंदोलन चले हैं और आज लोग जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र से, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मतलब ये नहीं कि हम संगोष्ठी करके या सेमिनार तक इसको सीमित रखें, बल्कि गाँव में जाकर के हम छोटे छोटे सेमिनार या ऐसे वो रख सकते हैं, लोग जोड़ सकते हैं, और यही इसका उद्देश्य है। और ज़्यादा समय मिलता तो इसको और विस्तार से ही करता। बिल्कुल सर, आप जुड़े हैं, आगे मौका मिलेगा आपको। मेरा एक मतलब मैडम एक आध निवेदन और है मेरे, तो ये जो सर बता रहे हैं, नेचुरली हम उसको आगे शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, है ना। और मैंने सुबह भी कहा कि निस्वार्थ भाव से हमें काम करना है। एक मेरा और सबमिशन है पूरी पीठ को,
कि जो पर्यावरण विषय हमारे यहाँ पर चलता है उनको मजाक है, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? पर्यावरण विषय जो है इसको दे दिया जाए। मैडम नोट कर लीजिए आगे सब चीजें, सर आपने लिखा होगा क्योंकि उसमें क्या है ना, फंड नहीं है बट कुछ तो है, कैसे चलाएंगे पीठ को, फंड कुछ तो है। तो मैं ये चाहता हूँ हम अपना रिक्वेस्ट से एक प्रपोजल तो रख ही सकते हैं किसी बात को कि आप जो पर्यावरण संरक्षण का जो विषय है उसका कोऑर्डिनेटर हरिला पीठ को बना दीजिए। तो हरिला पीठ क्या करेगी, कभी पेन खरीदेगी, कभी डायरी खरीदेगी, कभी पेपर खरीदेगी, उस पैसे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पीठ का अपना वो है क्योंकि थोड़ा बहुत तो कंटीजेंसी मिलती है ना उसमें। अब दो पर्यावरण तो नहीं होते एक विश्वविद्यालय में, तो ये भी तो पर्यावरण ही है, हरिला पीठ भी तो पर्यावरण संरक्षण है। ये तो वो क्योंकि सुबह मैं तो भूल ही गया था, तो किसी ने अपने वक्तव्य में कहा, जब मैंने कहा कि भैया NEP और अपना CBCS में जो है 30% सिलेबस लोकल भाषा में या लोकल रिसोर्सेज से बनाना है करके, तो वो किसी ने बोला कि पर्यावरण तो चल रहा है, तो उस पर्यावरण को यहाँ मर्ज कर दो, हम उसको ठीक ठाक कर देंगे। भाई पीठ क्या काम करेगी? तो वो हमको जरा सा एक वो भी हम इसको इसमें समायोजित कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे सभी जो आज हैं और जो अभी भविष्य में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वो शक्तियाँ हैं, हम तो पे कर रहे हैं लोगों को। बता संदीप ने कितना बढ़िया भाषण, सरल भाषा में अपना कीट विज्ञान कहते हैं उसको, कीट विज्ञान, यार हिंदी बहुत अच्छी होगी मेरी। कीट विज्ञान, इंसेक्ट जो बता रहे थे, कितना बढ़िया आपने नहीं वो सर आपने वो आपने गलत फहमी की है, वो हमको भी गलत फहमी थी, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से इसलिए ज्यादा फोटो ज्यादा लगा रखे जानबूझ के लिखते रहे, कुछ लिखना है। मैं लैंग्वेज बहुत कम लिखना चाह रहा था। ऐसे यंग फैकल्टीज को हरिला पीठ में वक्ता बनाना चाहिए और हमारे पास एट ए टाइम 10 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, ताकि हम ऐसे अपने शोधार्थियों को अवेयर कर सकें और पुरानी शोध और नई शोध में अंतर हो सके। ममता भट्टाचार्य ने कहा कि आपने उनको ओरिजिनल लिखा था, जो मैंने बताया था ना, तो मैडम मैं कल दिन भर बैठा उसको लिखने के लिए कि ये पीठ में क्या करेंगे, कैसे आगे चलाएंगे, तो वो क्वालिटी तभी आ पाएगी हम लोग इस तरह से बैठ करके बातचीत कर करके सोल्यूशन निकालेंगे। तो यंग फैकल्टीज को इसमें जो है इन्वॉल्व करा जाए और शोध को और अकादमिक को इसमें जो है बढ़ावा दिया जाए। और एक जो सुबह चलिए आप बहुत प्रचार करना है, सबसे बढ़िया इसका कि जो प्रचार प्रसार बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, है ना। अगर हम बहुत चीज़ सोचते हैं, अगर हम लिख करके प्रकाशित नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है हमारा। मैं बहुत अच्छा ललित जोशी जी ने मुझे याद दिला दिया कि अगर हम इसको लीड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री हो किसी भी विश्वविद्यालय को पर्यावरण पे काम करने के लिए दे सकता है ये सोच, और हम कहेंगे यार हम तो यही सब करते रह गए, हरेला बनाते रह गए। हरेला से आगे भी सोचना हमने, हरेला तो हमको सिर्फ आपको मैं उससे कनेक्ट करना है कि भावनाओं से कनेक्ट करना है, हमको इन चीज़ों को निकाल के लाना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि कोई संस्था पर चलिए कोई बाहर से कोई संस्था आकर के इसको डेवलप कर रही है। तो हमारे पास वो समय है, तो प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है ना, कैंपेन कराने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अब इसके कंक्लूजन पे जाता हूँ और मैडम ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आप जो है इसका धन्यवाद ज्ञापन करें। तो धन्यवाद के लिए जो है संपन्नता, समापन तो खत्म हो जाएगा है ना, संपन्नता, संगोष्ठी की संपन्नता की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे सुबह डीसी साहब आए थे और बीज वक्ता, मुख्य वक्ता और अध्यक्ष महोदया, और अभी हमारी जो सेकंड सेशन में इसके जो सेकंड सेशन के जो हमारे वक्ता थे डॉक्टर संदीप कुमार जी, और इस पीठ के जो अध्यक्षता भी कर रही हैं और इसकी पूरा निदेशक डायरेक्शन कर रही हैं, लीड कर रही हैं मैडम प्रीति आर्या और मैडम गीता खुलिया मैडम। डॉक्टर तो हम सभी हैं है ना, क्या डॉक्टर तो लगाना जरूरी नहीं है। ममता मैडम, तेजपाल जी और डॉक्टर ललित जोशी, होने वाले डॉक्टर भी है सर, डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर तेजपाल शिशु डॉक्टर, हाँ पीडियाट्रिक सर्जन,
वो जो नेगी जी ने बताया था ना सुबह, मैडम फिर हम वही वो जो नेगी जी ने सुबह बताया था ना टिश्यू कल्चर वाला, उसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं सरल भाषा में। उन्होंने कहा कि जो प्लांट को तैयार करना है वो टिश्यू कल्चर के अंदर करना है, और उन्होंने बताया कि उसको हम डिजीज फ्री बना देते हैं वहीं, ऐसे हार्मोन ऐसे इंजेक्शन दे करके वहीं वो आप मान लीजिए जैसा हमारा बच्चा होता है ना छोटा, उसका एक वो बन जाता है क्या, हाँ टीकाकरण का, ताकि इसमें भविष्य में कोई रोग ना आए करके। तो वही वो शुरू की जो सेल होती है वो डिजीज फ्री होती है, उसमें वायरस भी इन्फेक्ट नहीं करता है। बस अब वो तैयार हो गया, उसको नेचर में लागे, उसको सॉइल न्यूट्रिएंट से ही ग्रो करना है, तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं है। वो तो और भी इसलिए बनाया गया कि आपको कोई रोग उत्पन्न न हो, वो वही फ्री कर लेते हैं। हमारा बच्चा अब रोग फ्री हो गया, ये मान के चलते हैं हम, है ना। तो ये था, हाँ वो मैं बहुत लोग सोच रहे थे कि सर क्या बता रहे हैं। तो बाकी हमारे जितने शोधार्थी हैं, हिंदी विभाग के भी हैं, वनस्पति विज्ञान का नाम कभी किसी ने नहीं लिया, वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ना। तो वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, हिंदी के भी हैं, और इकोनॉमिक्स के हमारे फैकल्टी हैं, डॉक्टर श्वेता चंजाल मैडम हैं और लता आर्या मैडम हैं, और आपके शोधार्थी और हमारे ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं। तो सबको जो है इसका आपने इसमें इतना सहयोग किया, और आप निरंतर सुबह से बैठे हैं, आप ऊर्जावान रहें, आप दीर्घायु हों, और आप अपने फ्यूचर में जो है बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में काम करें, और आपका शोध के लिए जो आप बहुत प्रगतिशील रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ, और विशेषकर मीडिया प्रभारी से जुड़े लोगों का, उसमें हमारे डॉक्टर ललित तो मैडम आप समापन की घोषणा कर दीजिए।